गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। देखिए, कल हमने जो लास्ट लेक्चर में किया था कि इन्वेंट्री कंट्रोल के बारे में कुछ पढ़ा था कि इन्वेंट्री शुड नॉट बी मोर, शुड नॉट बी लेस, ये ना तो कम होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा होनी चाहिए। तो देखिए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रिक्वायरमेंट और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल कंट्रोल, कि कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या प्रिंसिपल्स हैं। तो सबसे पहला प्रिंसिपल या सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो है प्रॉपर कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में मटेरियल से रिलेटेड कोऑपरेशन होना चाहिए, है ना। क्योंकि जो मटेरियल परचेज़ करने की बात है उसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी आता है कि वो अपने रिक्वायरमेंट देगा, है ना। सेल्स डिपार्टमेंट भी आता है कि सेल्स डिपार्टमेंट अपनी इन्फॉर्मेशन देगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कितनी सेल की उम्मीद है ना। और जो स्टोरेज डिपार्टमेंट है वो भी बताएगा कि कितना स्टॉक बचा हुआ है, और ऑब्वियसली परचेज डिपार्टमेंट उससे रिलेटेड डिसीज़न लेगा। तो ये बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, इन सब के बीच में क्या होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, ताकि सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो परचेजिंग भी बिल्कुल एक्यूरेट की जाएगी। सेकंड, परचेजिंग कैसी होनी चाहिए, सेंट्रलाइज्ड, है ना। परचेजिंग दो तरह की होती है, जैसे हमने पढ़ा भी था लास्ट चैप्टर में कि सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड मीन्स जब एक ही पर्सन पूरी कंपनी की प्रॉपर परचेजिंग करता है सारी, तो उसको हम कहते हैं सेंट्रलाइज्ड। और डिसेंट्रलाइज्ड होता है कि जब हम उनको राइट दे देते हैं कि आपको रिक्वायरमेंट है, आप मार्केट से परचेज़ कर लो, है ना। तो परचेजिंग सेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए, तभी जो है वो एक ही पर्सन जब डिसीज़न लेगा, एक ही पर्सन जब गुड्स को परचेज़ करेगा, तो वो जो गुड्स परचेज़ की जाएंगी वो बिल्कुल एक्यूरेट परचेज़ की जाएंगी। और जब परचेज़ की जाए तो उनकी शेड्यूलिंग, क्लासिफिकेशन और कोडिफिकेशन होना चाहिए कि जो सामान जिस जगह का है, जैसे हम घर पे भी होता है ना कि हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं कि जो सामान जिस जगह पे रखा जाता है वहीं रखा जाए तो वो इजीली मिल जाता है। तो ये साइंटिफिक मेथड है कि जब भी कोई सामान आता है तो उसके ऊपर कोडिंग की जाती है, नंबरिंग की जाती है, और उसका जो भी आपने कंपार्टमेंट, जो भी आपने बिन आपने चूज़ किया हुआ है वहीं पर आप उसको सेट कर देते हैं। इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल, कि जब भी मटेरियल आता है तो उसको चेक किया जाए, उसकी क्वालिटी को, कि आपने क्या मंगाया था और क्या आया। तो बाय द रिसीविंग डिपार्टमेंट इसको चेक करके ही रिसीव किया जाता है। यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म्स, कि जब भी गुड्स मंगाने का डिसीज़न लिया जाता है तो फॉर्म्स जो है वो एक तरीके के होने चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म होने चाहिए। ये नहीं कि हर पर्सन अपने हिसाब से जो है वो रिक्वायरमेंट लिख कर दे। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाने चाहिए, जिसको कि फिलअप किया जाता है ना। तो उनको यूज़ किया जाना चाहिए। इकनॉमी इन परचेजिंग एंड यूज़, की सेंट्रलाइज परचेजिंग होनी चाहिए, बल्क में परचेजिंग होनी चाहिए, है ना। अगर बल्क में परचेज़ किया जाएगा तो सस्ता पड़ेगा और जो सप्लायर है वो भी रेट कम कर देगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम आएगी। एंड गुड मेथड ऑफ इशू ऑपरेशन, कि जो इशू किया जाता है, मतलब गोडाउन से फैक्ट्री में जो मटेरियल जाता है, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़े थे ना लिफो फीफो मेथड, है ना। तो वो जो मेथड हैं वो भी सोच समझ कर यूज़ किया जाना चाहिए। तो गुड मेथड ऑफ इशू ऑफ मटेरियल शुड बी यूज्ड, तो जो बेस्ट मेथड है वो यूज़ किया जाना चाहिए। वेल प्लान्ड स्टोरेज ऑफ मटेरियल, कि जो मटेरियल है उसको स्टोर करने के लिए जो मेथड यूज़ किया जाए वो उसकी प्रॉपर प्लानिंग की जानी चाहिए, ताकि कोई डैमेज ना हो, कोई अगर लॉस होता है तो उसको अवॉइड किया जाए। और टाइम टू टाइम क्या होना चाहिए, इंटरनल चेक, कि इंटरनल चेक होना चाहिए कि जो भी मटेरियल यूज़ किया जा रहा है वो सही किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, तो कंपनीज़ में उसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। एंड परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, कि लगातार स्टॉक प्रणाली, कि इसमें जो है वो कंटिन्यूसली स्टॉक चेक होना चाहिए कि इतनी क्वांटिटी आई, इतनी इशू हुई, अब बैलेंस इतना बचा हुआ है। तो हर काइंड ऑफ मटेरियल का परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम होना चाहिए। प्रॉपर डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल, कि स्टॉक लेवल आपको पता होना चाहिए कि ये मिनिमम लेवल है, ये मैक्सिमम लेवल है, ये रीऑर्डर लेवल है, कि आपका स्टॉक इतना रह जाए तो आपने ऑर्डर करना है। यूज़फुल चॉइस ऑफ मटेरियल इशू प्राइसिंग, कि मटेरियल को किस रेट पर इशू करना है, तो उसका मेथड सोच समझकर डिसाइड करना होगा कि किस रेट पर जो मटेरियल है वो गोडाउन से, स्टोर से फैक्ट्री को इशू किया जाएगा। और रिकॉर्ड्स प्रॉपर रखे जाने चाहिए, अकाउंटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, चाहे वो मटेरियल परचेज़ किया हो, चाहे इशू किया हो, चाहे रिटर्न किया हो, है ना। तो ये कुछ बातें हैं जो कि हमें ध्यान रखनी होती हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है रेलेवेंट कोस्ट फॉर इन्वेंट्री कंट्रोल, कि इन्वेंट्री कंट्रोल का डिसीज़न लेने के लिए या इन्वेंट्री कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना होता है, कौन कौन से डिसीज़न लेने होते हैं। तो देखिए ये जो कोस्ट है वो डिफरेंट टाइप की हो सकती है, जो हमें इन्वेंट्री परचेज़ करने से रिलेटेड डिसीज़न लेने होते हैं। सबसे पहले परचेज़ और प्रोडक्शन कोस्ट, कि जब भी गुड्स परचेज़ की जाती हैं, अब देखो दो चीज़ें हैं, मटेरियल जो रॉ मटेरियल है या तो वो परचेज़ किया जाएगा
या उसको प्रोड्यूस किया जाएगा कंपनी के अंदर। अगर उसको मार्केट से ख़रीदा जाएगा तो उसका परचेज़ प्राइस पता होना चाहिए, है ना, तो फिर परचेज़ प्राइस देखा जाएगा। और अगर वो प्रोड्यूस किया जाता है तो प्रोडक्शन कॉस्ट देखी जाती है ना। तो जो कॉस्ट है मे रिमेन कांस्टेंट, कि वो कांस्टेंट होनी चाहिए, उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लैक्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। तो ये तो कहलाती है परचेज़ कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट। सेकंड देखिए तो ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये क्या होती है? ऑर्डर करने की लागत, कि आप पूरे साल का जो मटेरियल है वो आप एक बार में भी मंगा सकते हैं, 5 बार में भी मंगा सकते हैं, 10 बार में भी मंगा सकते हैं। तो ये जो मंगाने की कॉस्ट है उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्डरिंग कॉस्ट, है ना। तो वो डिपेंड करती है। ऑर्डरिंग कॉस्ट में वही आपका आने का खर्चा या जो वैन का हो गया, बस का हो गया, उसका एक्सपेंडिचर आता है। अब देखिए सपोज़ आपने पूरे साल की 1000 यूनिट मंगानी है। अगर आप एक बार में मंगा रहे हैं, सपोज़ उसका जो अमाउंट है वो ऑर्डरिंग कॉस्ट है ₹20, तो फिर 20 रुपीज़ होगा 1000 यूनिट्स का। लेकिन अगर आप इस 1000 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं कि 500 यूनिट्स पहले मंगाते हैं, 500 यूनिट्स बाद में मंगवाते हैं, तो जो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो कितनी हो जाएगी? 40। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है? ऑर्डर करने की लागत। कि ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या क्या आती है? फ्लोटेशन कॉस्ट आती है, आपने कोटेशन मंगाई, है ना, और उसने जो मतलब आपने सिलेक्शन किया सप्लायर का, मटेरियल का सप्लायर का सिलेक्शन किया, डिफरेंट डिपार्टमेंट से आपने रिक्वायरमेंट ली, है ना, इस तरह का जो एक्सपेंडिचर है वो आता है ऑर्डरिंग कॉस्ट में। और ऑर्डरिंग कॉस्ट हर ऑर्डर के साथ बढ़ती जाती है। तो देखिए इसका फार्मूला भी दिया हुआ है। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे? आर हमारा क्या है? एनुअल रिक्वायरमेंट, कि पूरे साल की आपकी कितनी रिक्वायरमेंट है, डिवाइडेड बाय Q0 है क्वांटिटी पर ऑर्डर। एक ऑर्डर में आप कितनी क्वांटिटी मंगा रहे हैं, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे CO से, कॉस्ट पर ऑर्डर। आप देखिए ऊपर जो एग्जांपल लिया था, सपोज़ एनुअल रिक्वायरमेंट है आपकी 1000 यूनिट्स, तो ऊपर लेंगे आप 1000 डिवाइडेड बाय Q0 है कि आप एक बार में कितनी क्वांटिटी मंगा रहे हैं। जैसे आपने एक बार में 500 यूनिट्स मंगाई, तो 1000 डिवाइडेड बाय 500, और एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है? 20, तो 1000 बाय 500 इंटू 20, है ना। तो आपका जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो आ जाएगी ₹40, जो ऊपर भी हमने निकाली थी। ये फार्मूला है, इसको आप करके देख लेना, नीचे आपकी रिक्वायरमेंट चेंज करके ही बताया हुआ है। उसके बाद देखो सेकंड आता है हमारा कैरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट। अब ये कैरिंग कॉस्ट क्या है? कि जैसे सपोज़ आपने पूरे साल की जो रिक्वायरमेंट है वो एक बार में मंगा ली 1000 यूनिट्स, तो आप उसको कहाँ रखोगे? गोडाउन में। तो उसकी जो रखने की लागत है, उसको कैरी करने की, उसको होल्ड करने की जो लागत है वो कहलाती है कैरिंग कॉस्ट। जिसमें क्या क्या आता है? एक तो कैपिटल कॉस्ट तो है ही, कि आपने इकट्ठा अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, यही अमाउंट अगर आप बैंक में जमा कराते तो आपको क्या मिलता? ब्याज, है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड ये हो जाएगी। सेकेंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि आपने यहाँ इन्वेस्ट करने की बजाय कहीं और इन्वेस्ट किया होता तो वहाँ से आपको जो मिलता वो क्या कहलाएगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, कि आप उसको हैंडल करने की, उसको स्टोर करने की जो लागत आएगी, कि गोडाउन का किराया भी हो सकता है, रेंट भी हो सकता है बिल्डिंग का, है ना, और वहाँ पर जो आपने स्टोर कीपर रखा है उसकी सैलरी भी हो सकती है, उसको प्रिजर्वेटिव भी डाले जाते हैं ताकि वो ख़राब ना हो, है ना। क्लैरिकल कॉस्ट भी होती है रिकॉर्ड को मेंटेन करने की, वॉचमैन का एक्सपेंडिचर भी होता है, इंश्योरेंस का एक्सपेंडिचर, लाइटिंग का एक्सपेंडिचर। तो ये सारे जो एक्सपेंडिचर हैं, इंटरनल हैंडलिंग का एक्सपेंडिचर, ये जो सारे एक्सपेंडिचर हैं वो क्या कहलाते हैं? स्टोरेज के, कि स्टोरेज के एक्सपेंडिचर, और इसको हम क्या कहते हैं? कैरिंग कॉस्ट। तो देखो कैरिंग कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट किस तरह से निकाली जाती है? Q0/2 इंटू CH, है ना। अब देखो Q0 क्या है? क्वांटिटी जो गोडाउन में रखी हुई है या साइज़ ऑफ द ऑर्डर। अब देखो आप कहोगे डिवाइडेड बाय 2 क्यों किया? अब आपने सपोज़ 1000 यूनिट्स मंगाई पूरे साल की, तो वो 1000 यूनिट्स पूरा साल स्टोर में तो नहीं रखी रहेंगी, है ना, उसमें से कुछ पार्ट इशू भी किया जाएगा। तो 1000 डिवाइडेड बाय 2 इसलिए किया कि ऑन एन एवरेज पूरा साल हम ये मान कर चलते हैं कि 500 यूनिट्स ही गोडाउन में रहेंगी, बाकी तो वो इशू होती रहेंगी, ठीक है। इंटू CH हमारी क्या है? होल्डिंग कॉस्ट। देखो नीचे टेबल भी बना के दी हुई है कि सपोज़ आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट है 1000, ऑर्डर साइज़ है 100, तो एवरेज कॉस्ट, एवरेज स्टॉक कैसे निकाला जाएगा? Q0/2। ये ऑर्डर साइज़ है, पहले आपने 100 यूनिट्स मंगाई तो उसका एवरेज हो गया कितना? 50, और आपकी जो होल्डिंग कॉस्ट है सपोज़ वो ₹2 है, तो 50 इंटू 200। ऐसे उसके बाद आपने 200 मंगाई तो आपका जो एवरेज स्टॉक हो गया वो कितना हो गया? 100/2, 100 यूनिट्स, ₹2 कॉस्ट है तो 200 होल्डिंग कॉस्ट हो गई।
तो आई थिंक मीनिंग क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है अपॉर्चुनिटी कोस्ट। अपॉर्चुनिटी कोस्ट मीन्स कि अगर आप किसी अल्टरनेट वर्क में इसी कोस्ट को लगाते, इसी अमाउंट को लगाते, तो आपको जो कोस्ट जो आपने छोड़ दिया वो कहलाता है, जो प्रॉफिट आपने छोड़ दिया वो कहलाती है अपॉर्चुनिटी कोस्ट। तो दीज कोस्ट रिप्रेजेंट दोज प्रॉफिट विच में बी अर्न बाय परफॉर्मिंग अल्टरनेट वर्क। कि अगर आप कोई अल्टरनेट वर्क करते तो उस काम को करने से आपको जो बेनिफिट होता उसको हम क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कोस्ट। तो उसमें दो तरह की कोस्ट आती हैं, एक होती है क्वांटिटी कोस्ट, एक होता है स्टॉक आउट कोस्ट। जैसे क्वांटिटी कोस्ट और जैसे क्वांटिटी डिस्काउंट, वो कब मिलता, जैसे सपोज़ ये 1000 यूनिट्स आप एक बार में परचेज़ कर लेते तो हो सकता है वो आपको कुछ डिस्काउंट दे देता, क्वांटिटी डिस्काउंट दे देता कि जो 10 रुपीज़ की दे रहा था वो अब 8 रुपीज़ का दे देता। तो ये जो 2 रुपीज़ है ये क्या है, क्वांटिटी डिस्काउंट है ना। लेकिन इसमें कैरिंग कोस्ट इंक्लूड हो जाती है, इससे कैरिंग कोस्ट बढ़ती है। आप एक ही बार में ऑर्डर कर रहे हैं, आपकी ऑर्डरिंग कोस्ट कम हो गई, क्वांटिटी डिस्काउंट आपको मिल गया, लेकिन उसको कैरी करने की, उसको होल्ड करने की जो कोस्ट है वो बढ़ जाती है। सेकेंड कोस्ट कहलाती है स्टॉक आउट कोस्ट, कि इट रेफर्स टू द कोस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द शॉर्टेज ऑफ गुड्स इफ़ द स्टॉक आउट इज़ इंटरनल। मतलब जो स्टॉक आउट हो जाता है जिससे कि गुड्स की शॉर्टेज हो जाती है। जैसे सपोज़ आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग का काम चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग करते करते मटेरियल ख़त्म हो गया तो क्या होगा, वर्कर्स को खाली बैठना होगा, मशीनें खाली पड़ी रहेंगी, आपको वेट करना होगा, है ना, मटेरियल आएगा तो काम होगा। तो दिस कोस्ट इज़ नोन एज स्टॉक आउट कोस्ट, है ना। तो इसको हम कहते हैं। और स्टॉक आउट कोस्ट में क्या क्या आ सकता है, कॉस्ट ऑफ आइडल मशीन, जैसे बताया मशीन खाली रहेगी, आइडल टाइम ऑफ वर्कर्स या मैन आवर्स, पेनल्टी ऑन अकाउंट ऑफ डिले, कि आपने कस्टमर्स को सप्लाई करनी थी, वो सप्लाई नहीं हो पाई टाइम पे तो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी, है ना। तो अगर ये तो इंटरनल हो गया। और अगर ये एक्सटर्नल है, जैसे बाहर से ही गुड्स नहीं आ रही, आपके पास सप्लाई नहीं हो रही मटेरियल की, है ना, तो ये एक्सटर्नल हो जाएगी। तो इस तरह की जो कोस्ट है वो कहलाती है स्टॉक आउट कोस्ट। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इसको करना, बाकी हम नेक्स्ट लेंगे डिफरेंट मेथड्स ऑफ या टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री या मटेरियल कंट्रोल।